Often people, especially students, ask me about ham radio. It is difficult for me or any fellow ham to reach every individual. With this documentary on ham radio, I have tried to provide a holistic understanding of ham radio. आपदा या विपत्ति के समय आपातकाल में संचार व्यवस्था एवं संचार साधनों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। चाहे वो विनाशक तूफान हो, भूकंप हो या फिर युद्ध। पीड़ित मनुष्यों की असली स्थिति की जानकारी लेने के लिए संचार के विभिन्न साधन ही एकमात्र विकल्प हैं। परंतु किसी भी प्रकार के विध्वंस की स्थिति में सबसे पहले संचार व्यवस्था ही ठप हो जाती है, जिससे तबाही में पीड़ित लोग और सहायता करने वालों के बीच संपर्क छिन्न भिन्न हो जाता है। सामान्यतः संचार के लिए या तो जमीन में तार बिछाए जाते हैं या फिर दो टावरों के बीच सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय तेज हवाओं और तूफान को न सह पाने के कारण सबसे पहले संचार टावर्स जमीन पर धराशायी हो जाते हैं। अगर कुछ टावर कार्यरत रहे भी तो ज्यादा ट्रैफिक के कारण उनकी लाइनों में भी अवरोध आ जाता है। बेतार संचार व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले मोबाइल फोन, जो कि ऊंची इमारतों पर स्थित टावर के युग्मों से कार्य करते हैं, वो भी उन इमारतों के गिर जाने पर या अलाइनमेंट के अभाव में काम करना बंद कर देते हैं। अगर एंटीना ठीक है और उपग्रह से लिंक भी जुड़ा हुआ है तो केवल सैटेलाइट फोन ही संपर्क का एकमात्र जरिया रह जाते हैं। संचार के अन्य माध्यमों की तुलना में उपग्रह संचार व्यवस्था बहुत महंगी होने के साथ साथ आम आदमी की पहुंच से भी काफी दूर है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए विपत्ति में जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद, उपयोगी और सामर्थ्य के अनुसार बेतार संचार का साधन है वो है हैम रेडियो, जिसे हम शौकीनों का या एमेच्योर रेडियो भी कहते हैं। हैम रेडियो आयन मंडल के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा के समय भी बिना किसी परेशानी के हैम रेडियो द्वारा आसानी से संपर्क किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रेडियो सेट या ट्रांसमीटर द्वारा बात करता है तो उसकी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति आयन मंडल में जाकर वापस उस व्यक्ति के पास आएंगी जिसके पास उसका रिसीवर है। आयन मंडल से सीधे संचार के लिए किसी भी उपग्रह या टावर स्टेशन की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के रूप में उच्चतम आवृत्ति वाले VHF संचार माध्यम लाइन ऑफ साइट यानी अवरोध रहित दूरी तक ही काम करते हैं। When we hear in our history books that God ascended heaven, I think we are talking against the laws of motion and gravity in physics. Yet we assume it. What is being talked of is that God has gone into the ionosphere. So in fact the ham radio and this kind of communication is nothing but going into the ionosphere and from there again transmitting back. हैम रेडियो एक वैज्ञानिक शौक है। ये बिल्कुल पेन मित्रता जैसी ही है, जिसमें विश्व के किसी भी कोने से कोई भी कहीं भी किसी से भी बेतार संचार द्वारा या रेडियो सेट द्वारा संपर्क करके उसे अपना मित्र बना सकता है। इस बेतार संचार में उपयोग होने वाले यंत्र को हैम रेडियो कहते हैं और इस यंत्र को चलाने वाले व्यक्ति को हैम कहा जाता है। समग्र विश्व में ये उन कुछ खास शौक में से एक है जिसके लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। हैम शब्द का यूं तो कोई अर्थ नहीं है, पर हैम नाम के साथ
कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार ये 3 अक्षर HAM 3 महान रेडियो प्रयोगकर्ताओं को समर्पित किए गए हैं। पहले हैं हर्ट्ज, जिन्होंने सन 1888 में सबसे पहली बार विश्व के सामने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति को प्रयोग द्वारा साबित किया था। दूसरे हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने रेडियो आवृत्ति के लिए रेजोनेंट ऑसिलेटर सर्किट का विकास किया। और तीसरे हैं सन 1909 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता मार्कोनी, जिन्होंने सन 1901 में सर्वप्रथम ट्रांस अटलांटिक रेडियो संपर्क स्थापित किया था। कुछ मानवतावादी ये भी मानते हैं कि HAM का मतलब है हेल्प ऑल मैनकाइंड, सभी मनुष्यों की सहायता करना, जैसे प्राकृतिक आपदा, तबाही या आपातकाल में लोगों की मदद करने में इसका उपयोग परिलक्षित होता है। वॉकी टॉकी सेट कई बार हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। बेतार संचार यंत्र को उपयोग करना ही हम में उत्तरदायित्व की भावना जगा देता है। उच्चतम फ्रीक्वेंसी या उच्च फ्रीक्वेंसी के हैम रेडियो सेट पुलिस के VHF एवं HF सेट के समान होते हैं। बस दोनों में अंतर यही है कि पुलिस के वॉकी टॉकी को एक ही निर्धारित फ्रीक्वेंसी में प्रयोग किया जाता है और उसमें आवृत्ति में विविधता बहुत कम होती है, जबकि हैम रेडियो में बैंडविड्थ होता है, जिसके अंतर्गत उसमें उपस्थित किसी भी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जा सकता है। किसी बैंड में फ्रीक्वेंसी अस्त व्यस्त हो जाने पर किसी दूसरे बैंड का प्रयोग भी किया जा सकता है। संचार व्यवस्था को पुनरावर्तक का उपयोग करके भी सुधारा जा सकता है। पुनरावर्तक के उपयोग से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर हम गुजरात के पहाड़ों की चोटियों जैसे चोटीला, पावागढ़, गिरनार, सापुतारा वगैरह में 6 पुनरावर्तक लगा दें तो केवल एक आम वॉकी टॉकी से ही पूरे गुजरात में आसानी से संपर्क किया जा सकता है। रेडियो एमेच्योर को रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम द्वारा आसानी से फ्रीक्वेंसी उपलब्ध होती है, जिसकी सहायता से वे अच्छी तरह से अपनी पसंदीदा फ्रीक्वेंसी से किसी भी मौसम में, किसी भी समय अपने शहर में, क्षेत्र में, देश में या फिर पूरे महाद्वीप में आसानी से संपर्क कर सकते हैं। शॉर्टवेव या HF बैंड से समग्र विश्व में, VHF एवं UHF बैंड से क्षेत्रीय संचार में एवं ब्रॉड माइक्रोवेव से स्लो स्कैन टीवी एवं फास्ट स्कैन टीवी का प्रसारण एवं उच्च गति का डेटा नेटवर्क संभव है। हैम रेडियो की यही अद्वितीय फ्रीक्वेंसी की सुविधा ही उसे पुलिस के वॉकी टॉकी से अलग एक विशेष दर्जा दिलाती है और विपत्ति के समय मदद कर अपना अमूल्य योगदान देती है। क्या कभी आपने ऐसा सेट खुद हासिल करने का सोचा है? I want to become a ham. Can I become a ham? जी हाँ, अब आप भी इस बेतार संचार यंत्र के गौरवपूर्ण मालिक बन सकते हैं। बस आपको इसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यद्यपि हैम रेडियो एक उच्च तकनीकी क्षमता का शौक है, पर इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जिसमें रेडियो के बारे में जानने की जिज्ञासा हो और समग्र विश्व में कहीं भी दूसरे उत्साही लोगों के साथ रेडियो द्वारा दोस्ती करना चाहता हो, वो हैम बन सकता है। बस उसे इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। Are there any specific rules to get the license? लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संचार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम को जानना जरूरी है, जिसमें वायरलेस ट्रांसीवर के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है, जो सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सहायक होता है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूर संचार विभाग के वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ही ये परीक्षा का आयोजन करते हैं। ये परीक्षा या तो उनके प्रमुख केंद्र पर आयोजित होती है या फिर पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी होने पर किसी भी शहर में आयोजित की जा सकती है। जो विद्यार्थी इनमें से किसी भी ग्रेड में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें भारत सरकार के दूर संचार विभाग के वायरलेस प्लानिंग एवं कोऑर्डिनेशन विंग की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। सीमित ग्रेड 2, इसमें कम दूरी के लिए अति उच्च आवृत्ति VHF या बहुत कम दूरी के लिए उच्चतम आवृत्ति UHF का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।
ग्रेड 2, इसमें सीमित प्रसारण क्षमता के साथ उच्च आवृत्ति जैसे HF, VHF एवं UHF आवृत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। ग्रेड 1, इसमें नई तकनीकों के साथ सभी प्रकार की आवृत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। एडवांस ग्रेड, इसमें सभी प्रकार की आवृत्तियों के साथ साथ उपग्रह संचार की अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। Who can become a ham? भारत में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक हो और जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिख सकता हो, वो एमेच्योर स्टेशन ऑपरेटर लाइसेंस की परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग 2 विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान, ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बी ट्रैफिक नियम या हैम के लिए नियम और कानून। द्वितीय भाग मॉर्स संबंधित प्रयोग, ए संकेत ग्रहण करना, रिसीविंग, बी संकेत भेजना, सेंडिंग, H A M R A D I O। एक अमेरिकी कलाकार और आविष्कारक सैमुअल फिनले ब्रीस मॉर्स ने मॉर्स कोड का आविष्कार किया था। यद्यपि संचार के माध्यम के रूप में मॉर्स कोड का उपयोग कम हो गया है, परंतु अत्यंत खराब मौसम में भी इसकी स्पष्टता और उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के कारण अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 5 वॉट से भी कम ऊर्जा में पृथ्वी के दूसरे सिरे पर स्थित एक एमेच्योर रेडियो स्टेशन से संपर्क किया जा सकता है। दी डॉट और दा डैश के विभिन्न संयोजनों से अक्षर, चित्र, वर्ण और विराम चिन्ह बनाए जा सकते हैं। वर्तमान समय में मॉर्स कोड का उपयोग मुख्यतः नौसेना, थल सेना, पुलिस और एमेच्योर रेडियो सेवाओं द्वारा किया जाता है। What instruments are required to set up a ham radio? हैम रेडियो को स्थापित करने के लिए मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। 1 उपकरण या यंत्र, 2 विद्युत प्रदाय या पावर सप्लाई और 3 एंटीना। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक रेडियो एमेच्योर को सरकार द्वारा एक कॉल साइन दिया जाता है। इस कॉल साइन से लाइसेंस धारक के स्थान की जानकारी मिलती रहती है। हर देश जिसमें रेडियो एमेच्योर है, उसका अपना अलग प्रारंभिक चिन्ह होता है, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अथवा ITU द्वारा निर्धारित किया गया है। कॉल साइन धारक अपने किसी भी या सभी रेडियो संचार के समय किसी स्टेशन या ऑपरेटर को अपनी कानूनी पहचान बताने के लिए इस कॉल साइन का उपयोग करता है। कुछ खास अवसरों पर कोई ऑपरेटर वैनिटी कॉल साइन का चयन भी कर सकता है। एक कॉल साइन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया अक्षरों और अंकों का समूह होता है। उदाहरण के लिए VU2 या VU3 भारत के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रारंभिक चिन्ह है। वो एक कॉल साइन VU2 XYZ भारत के किसी विशेष हैम का होगा और विश्व में कहीं भी कोई दूसरा हैम इस कॉल चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता। किसी भी कार्यरत स्टेशन को आमंत्रित करने के लिए सामान्य कॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे CQ कहते हैं। ये एक दिशा निर्देशित कॉल नहीं है। दिशा निर्देशित कॉल किसी विशेष स्टेशन या विशेष देश को दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए CQ, 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 VU2 XYZ। What is QSL card? जब 2 अपरिचित लोगों के बीच संपर्क होता है तो वो QSL कार्ड का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात संपर्क करने वाले स्वीकारोक्ति का लिखित संदेश भेजते हैं, जिसमें प्रसारण की रिपोर्ट और अन्य जानकारियां होती हैं। My QTH is Gandhinagar. And my QTH is sector 2 Gandhinagar. And the WX is quite sunny day. जब हम 2 हैम की बातचीत सुनते हैं तो देखते हैं कि वे आपस में कुछ रोचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे YL, YB, OM, WX, 73s इत्यादि। इन्हें Q कोड या Q संकेत कहते हैं।
रेडियो के शुरुआती दौर में समय बचाने के लिए उन रेडियो ऑपरेटरों के लिए कुछ मानक संक्षिप्त संकेत चिन्ह बनाए गए थे जो एक समान भाषा में असरकारक रूप से संकेतों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। वर्तमान समय में रेडियो एमेच्योर अपनी संचार गति को बढ़ाने के लिए क्यू कोड्स का शॉर्टहैंड जैसे उपयोग करते हैं। एमेच्योर रेडियो स्टेशन के एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर अलग अलग हैम के साथ संपर्क करने के अलावा गोलमेज विचार विमर्श समूह या रैग-च्यू सत्रों द्वारा भी संपर्क में रह सकते हैं। जो रेडियो ऑपरेटर रेडियो द्वारा दूसरों के नियमित संपर्क में रहते हैं उन्हें नेट्स कहते हैं, जैसे नेटवर्क में होता है। ये नेट्स नेट कंट्रोल नामक स्टेशन से नियंत्रित होते हैं। नेट्स का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, चाहे चिकित्सकीय या जीवन रक्षक हो, उनको संभालना है या फिर संकेत की तीव्रता की संचरण स्थिति का अभ्यास करना। इसके अतिरिक्त नेट्स समान रुचि वाले समूह में भी अनौपचारिक गोलमेज या आयन मंडलीय संपर्क कर सकते हैं। हैम रेडियो, जिसे एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है, इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। हैम बनने से आप जो पाते हैं वो आर्थिक लाभ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और अकल्पनीय है। When any person becomes a ham, he also becomes aware of his social responsibility. He becomes mentally alert to address and respond to any crisis or calamity. So a feeling of brotherhood develops naturally. And when a person is able to reach out to the needy when they actually require him, he becomes more conscious about his duty towards humanity. इन सब विशेष सुविधाओं के साथ ही एक एमेच्योर रेडियो स्टेशन के सुचालन के लिए कुछ नियम एवं जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। विशेषकर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैम नहीं कर सकते। हैम अपने रेडियो का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए नहीं कर सकते, वे आम जनता में प्रसारण नहीं कर सकते, और दो हैम आपस में व्यवसाय या वाणिज्य, राजनीति एवं धर्म पर बात नहीं कर सकते। न ही वो अन्य किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर सकते हैं या अनर्गल वार्तालाप नहीं कर सकते। So what can we talk about? हैम केवल अपनी व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या सामान्य रुचि के विषयों का या फिर तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी क्रांति के इस समय में आज भी दूरस्थ स्थानों का आधुनिक जगत से संपर्क का एकमात्र जरिया है रेडियो। Does it mean that I can talk to anybody, anywhere in this world? हैम किसी भी या हर एक परिस्थिति का हिस्सा बन सकता है। वो आपातकालीन रेडियो संचार सेवा के अभियान का सदस्य हो सकता है। वो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ इत्यादि के समय अपनी सेवाएं देकर एवं आपातकालीन सूचनाएं भेजकर लोगों की मदद कर सकता है। हैम रेडियो एक स्वयंसेवी शौक है। Hamming, although is a hobby, but has significance much beyond plain communication through a ham radio set. Present day, youth are engaged in the wireless world and they want to expand their horizons beyond the physical boundaries of a particular country. Ham is the answer for that quest. To know something new, to interact with different individuals from the cross-section of the society, to converse with like-minded people, it provides a platform from where you can enjoy your hobby at the same time be useful to the society at large. हैम कोई मीडिया का व्यक्ति भी हो सकता है जो विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग करता हो, या एक डॉक्टर जो दूरस्थ स्थान में स्थित किसी जरूरतमंद को अपनी चिकित्सकीय सहायता दे सकता हो, या फिर एक समान रुचि वाले लोगों के समूह का सदस्य हो सकता है। My mobile costs me 500 rupees a month. My internet about 300 rupees. So how much I have to spend for hamming? हैम रेडियो संचार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपर्क करने के लिए हैम को किसी को भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, पर आपातकाल के समय वे सरकार को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं जरूर दे सकते हैं। हैम एक तकनीकी खेल है जिसमें आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही सारे समुद्रों और महाद्वीपों की सैर कर लेते हैं, साथ ही अनजानी जगहों के अनजाने लोगों के साथ हमेशा के लिए मित्रता के बंधन में बंध जाते हैं। Hamming satisfies my intellectual need
and enhances my growth as a person. I have been associated with this hobby for past more than 25 years. So for me, it is a sheer passion. I have not only made many friends from various parts of the globe, but also have been part of many rescue operations. The thrill to simply hold a ham radio has now been transformed into a habit. संकट के समय एक दोस्ती के रूप में, एक मदद के लिए बढ़ा हाथ, या फिर बस एक शौक, हैम हमेशा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहेगा।